हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपके लिए फिर से MPS 02 का एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है केंद्रीय एशियाई गणराज्यों का आविर्भाव। तो इसमें केंद्रीय एशिया के जो भी देश थे, जितने भी, उनके समक्ष क्या चुनौतियाँ आई थी, क्योंकि केंद्रीय एशिया मतलब कि एशिया बहुत बड़ा है, बहुत से राज्य हैं इसमें। तो उन सबको एक करने में और उन सबको जो है अलग अलग जाति के, अलग धर्म के वो लोग होते हैं, तो उन सबको यहाँ पे एक साथ लेके चलने में क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली, इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस है। तो इसी को पूरा हम आज कवर करेंगे और इसमें जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट जाननी चाहिए इस चैप्टर में, आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जिन टॉपिक्स पर, उन सबको मैंने यहाँ पे आज की वीडियो में ऐड किया है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस जो है टॉपिक में पूछे जाते हैं हर साल। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर मैं आपको आपके MPS 01, 2 और 3, 4 जो है उसके सभी चैप्टर्स जो है हम अपने माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन चैनल पर डालते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको जो है सारे ही चैप्टर्स आपके मिलते रहेंगे और आपके सारा सिलेबस यहाँ पर कवर होता रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। केंद्रीय एशियाई गणराज्यों का आविर्भाव। केंद्रीय एशिया कौन सा होता है आपको ये पता होगा। केंद्रीय एशिया ये जो पूरा भाग है, ये पूरा एशिया है। तो मध्य एशिया, एशिया महाद्वीप का मध्य या केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय एशिया क्या होता है? एशिया महाद्वीप का जो मध्य भाग है ये पूरा एशिया है, और ये जिसका मध्य भाग है ये पूरा जो जिसमें कलरिंग हो रखी है ये पूरा मध्य भाग, ये इसको कहते हैं केंद्रीय एशिया। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये पूरा एशिया है और जिसमें ये आपको दिख रहा होगा रशिया तक, और ये चाइना के जो है लाइन से जा रहा है ड्रॉ करके, तो यहाँ पे ये पूरा जो है केंद्रीय एशिया कहलाता है। केंद्रीय एशिया जो होता है वो पूर्व में चीन से और पश्चिम में कैस्पियन सागर तक और उत्तर में रूस से और दक्षिण में अफ़गानिस्तान तक ये विस्तृत होता है। तो ये यहाँ तक विस्तृत है। आप देखेंगे इसमें ये जो है यहाँ पे रशिया में, और जो पूर्व में है ये चाइना से जो है पूरा फैला हुआ है, और दक्षिण में हम देखें तो अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है, उत्तर में हम देखें तो रशिया तक फैला हुआ है, और पश्चिम में ये पूरा जो है ये कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी तक ये फैला हुआ है। तो ये जो एशिया पूरा मध्य एशिया था, यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी कि शीत युद्ध आया, फिर शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यहाँ पे इन देशों के एक चुनौती ये आ गई थी। जब सोवियत संघ के पहले ये देश थे तो इसमें अब ये चुनौती आ गई थी कि हम कैसे अपने जो जितने भी देश है हमारे अंदर, उनकी सारी संस्कृति, भाषा जो अलग अलग है, उनको हम कैसे एक लेके चलेंगे और कैसे उनका विकास करेंगे। तो ये इनके समक्ष चुनौतियाँ आई थी। केंद्रीय एशिया के ये सब देश थे और चीन तक ये पूरा फैला हुआ था, और जो है सोवियत संघ के 5 देश हमेशा इसमें गिने जाते हैं, केंद्रीय एशिया के देश माने जाते हैं। कौन सा? काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये 5 देश जो होते हैं ये सोवियत संघ के टाइम पे तो है ये केंद्रीय एशिया के देश थे, पर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अब ये अलग अलग हो गए। अब जो है इनकी देश की जो है संस्कृति भी अलग थी, हर देश की भाषा अलग थी, तो अब कैसे उन सबको ये साथ में लेके चल सकते थे, इसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। मतलब इनके देश के समक्ष अब ये चुनौती आ गई कि हम अलग अलग जाति होते हुए भी कैसे अपना राज्य बनाएंगे और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपना विकास करें। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इनके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ आई। एशिया के बहुत से समूह अलग जातीय व उपराष्ट्रीय पहचान के थे, जिनको शामिल करना और भी कठिन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद यहाँ पे और भी कठिन हो गया, क्योंकि ये अलग अलग जाति के थे सारे ही राज्य। पहले जो है इसमें अलग अलग जातियों के थे, इस वजह से इनकी जो है विचार भी अलग अलग थे, और इनका एक ही लक्ष्य इनको तय करना था और अपना राज्य यहाँ पे बनाना था। जो भी एशिया के जितने भी नेता थे, वहाँ के जितने भी राष्ट्र राज्य थे, उन सबको क्या करना था, ये सोचना था कि हमें कैसे एक तरह से चलना है, पर सबकी अलग अलग जाति है, सभी का अलग अलग पहचान है, तो कैसे हम इनको इकट्ठा करें। तो वहाँ के जितने भी निर्माता थे, जितने भी जो है उनके नेता थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने राष्ट्रों के लोगों को लक्ष्य एक समान करने के लिए राष्ट्रीय निर्माताओं ने यहाँ पे उन्होंने मतलब उनको प्रोत्साहन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, अपने रीति रिवाजों को उन्होंने बताया, यानी कि
पुराने टाइम से जो भी उनके रीति रिवाज चले आ रहे थे उन सब देशों के, वो सब तो एक ही थे। तो उन्होंने उसका प्रसार करना यहाँ पे चालू कर दिया कि हम सबके रीति रिवाज एक हैं, तो हम सब एक ही हैं। इसके अलावा उन्होंने परंपरागत नाटकों को यहाँ पे प्रस्तुत किया, मिथक यानी कि जो भी उनके पुराने विचार थे, या मिथक जो भी चीज़ों में उनकी मान्यता थी, उन चीज़ों को अब वो दिखाने लगे। राज्य चित्रकला, हर कोई देश की अपनी एक चित्रकला होती है पुराने टाइम की, तो उसको वो प्रस्तुत करने लगे। और आदि से संबंधित जातीय प्रतीकों को प्रस्तुत किया उन्होंने। तो इन सब जातीय के जो भी प्रतीक थे उनके, इसका प्रसार करना उन्होंने यहाँ पे चालू कर दिया। इनके प्रसार चालू करके उनका क्या उद्देश्य था निर्माताओं का, कि हम जो है इन सब देशों को ये एहसास दिलाए कि हम सब एक ही हैं, और हम सब की जो भी भाषा हम बोलते हैं, ये रीति रिवाज हैं, ये पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। इससे क्या हो जाता, अगर वो ये सब करते वहाँ के एशिया के निर्माता, तो इससे उनके लिए आसान हो जाता है कि सभी देश अब एक ही चीज़ मानते हैं, और सभी के लक्ष्य अब जो है हम आसानी से हम तय कर सकते हैं, उन्हें पार कर सकते हैं। तो आपसे ये भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है आपका, सोवियत संघ के विघटन के बाद एशिया में राष्ट्रीय निर्माण के क्या जो है कारण थे, और क्या क्या निर्माण के उन्होंने तरीके अपनाए। तो उन्होंने जो है रीति रिवाजों को, जो पुराने अपने मतलब सारे देशों को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम सब एक ही हैं, पुराने रीति रिवाजों को यहाँ पे वो दिखाने लगे। जो भी उनके परंपरागत नाटक होते थे उनको वो दिखाने लगे, और जितनी भी चित्रकला होती थी, जितने प्रतीक होते थे, उनको एकता उनमें आए, इस वजह से वो ये सब दिखाने लग गए। तो राष्ट्र का सांस्कृतिक राजनीतिक पुनरुत्थान यहाँ पे हुआ उसके बाद, यानी कि जब उन्होंने ये सब चीज़ें करना शुरू की, तो अब जो है उनका सांस्कृतिक जो है पुनरुत्थान, जो भी उनका पुराना परंपरागत त्यौहार वगैरह थे, उन सबको भी अब महत्व दिया जाने लगा। तो यहाँ पे एक चुनौती तो उनको ये थी कि हमें अपना राष्ट्र का निर्माण करना है, उसकी उन्होंने मांग करी। अब राष्ट्र निर्माणों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सभी को एक एक ऐसे अधिकार दे दिए कि सभी उसमें संतुष्ट हों। तो वो कौन से ऐसे अधिकार थे, इन्होंने भाषा से संबंधित नए कानून बनाए। भाषा से संबंधित यानी कि सबकी जैसी अलग अलग भाषा है, वो सब अपनी भाषा बोल सकते हैं, उसे जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनकी भाषा है, उसे वो कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब इन सबको एक करना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भाषा से संबंधित नए कानून उन्होंने बनाए, और परंपरागत त्योहारों से उन्होंने क्या किया, सबको जो भी जिसके परंपरागत त्यौहार होते थे उस देश के, उन सबको वो आगे लाने लग गए, ताकि ये एहसास दिलाया जाए कि हम सब जो हैं एक ही हैं, हमारे त्यौहार एक हैं, हमारी भाषाएं एक हैं, और हमारी परंपराएं भी एक है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने दिलाया। और यहाँ पे इन्होंने एक मांग करी, मतलब कि अपनी राज्य बनाने के लिए, कि नए राष्ट्रीय अवकाश हमें दिए जाएं। मतलब हमारे देश के जो भी त्यौहार हैं, जो भी कल्चर का इनका त्यौहार होता है इनके संस्कृति में, उसके हिसाब से अभी नए अवकाश मांग रहे थे। तो नए अवकाश को की यहाँ पे इन्होंने मांग करी, और जो भी इनके परंपरागत प्रतीक सहित नए ध्वजों की इन्होंने यहाँ पे मांग करी, कि हमारे देश के मतलब जो भी ध्वज थे, अब हम नए प्रतीक अब हम लेकर आएंगे। और इन सब की जो है इन्होंने अपने राष्ट्र का एक निर्माण करने के लिए, कि हमें अपने राष्ट्र जो है अपने आप बनाना है, और अपनी सारी संस्कृतियों को भी सबको हम संतुष्ट कर दें कि उनकी जो भी संस्कृतियाँ हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं, और अपनी भाषा को बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की इन्होंने मांग करके जो है एक अपने राष्ट्र का निर्माण किया। तो जब ये सब मांगे उठी, तो फिर इसका जो है आउटपुट ये निकला उसका लास्ट में, कि काज़ाख्स्तान ने क्या है, काज़ाख्स्तान का 1993 का संविधान और 1995 का संविधान दोनों जातीय राष्ट्रीयता, भाषा या धर्म को ध्यान में रखे बिना सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता था। यानी कि फिर जब इतनी मांगे उठने लगी, जब इन्होंने राष्ट्रों के निर्माण की बात करी इन्होंने सभी लोगों ने, तो वहाँ पे काज़ाख्स्तान का मतलब एक संविधान था 1993 और 1995, जो कि वहाँ के एशिया के जितने भी लोग थे उन सबको नागरिकता प्रदान करता था ये संविधान। यानी कि जो भी राष्ट्र अगर अपने जो है नागरिक बनना चाहते हैं उस राष्ट्र के, तो वो बन सकते हैं, उन पे कोई भी रोक नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों। अगर वो एशिया का नागरिक बनना चाहते हैं तो वो अपनी जो है नागरिकता यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो जब इतने मुद्दे उठे उसके बाद ये आउटपुट निकला कि काज़ाख्स्तान में जो है 1993 और 1995 का संविधान यहाँ पे जो है मतलब उसको पारित किया गया। अब कोई भी जो है एशिया में नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
इससे क्या होगा, देशों के लिए और भी आसान हो जाएगा यहाँ पे कि वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके नागरिक बनेंगे, तो यहाँ पे और भी आसान हो गया कि राष्ट्र जो है अपने नागरिकों को साथ में लेके चल सकता है और उनका विकास यहाँ पे कर सकता है। तो ये सब जो था आपके चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने ये बताया, यानी कि ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है राष्ट्रों का सांस्कृतिक राजनीतिक पुनरुत्थान क्या था, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ों की मांग करी, क्या क्या उनके जो है संस्कृतियाँ थी उसको वो वापस लाने की बात करते थे। फिर इसके फलस्वरूप ही राजस्थान का एक जो है संविधान लागू हुआ और उसमें क्या हुआ कि सभी नागरिकों को जो है नागरिकता प्रदान करने की यहाँ पे अनुमति दे दी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं इस चैप्टर में से आपको बताऊँ तो सोवियत संघ के विघटन के बाद एशिया में क्या कठिनाइयाँ देखने को मिली, यानी कि पहले क्या था, सोवियत संघ ने इन सबको अपने साथ ले रखा था, पर उसका जब विघटन हुआ तो अब ये सब राष्ट्र को क्या था, अपने जो है विकास कैसे करें, ये इनके समक्ष चुनौती आ गई थी। तो ये सब चुनौतियां जो आई इनके, यानी कि सभी भाषाएं अलग अलग थी, सभी जातियां अलग अलग थी और इनको अपने लक्ष्य पूरे करने थे। इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए इन्होंने जो है अपने पुराने जो वहाँ के निर्माता थे उन्होंने पुराने रीति रिवाजों को वो दिखाने लग गए, परंपरागत जो नाटक होते थे उन सबको दिखाने लग गए। इसके ज़रिए उन्होंने क्या किया, सारे राष्ट्र के जो भी मतलब चीज़ें थी उनको दिखा के वो उन लोगों को एक अपना दिखाना चाहते थे कि हम एक ही हैं और हम सबके लक्ष्य भी अब हमें एक ही रखने चाहिए। तो दक्षिणी एशिया, या फिर आपको मैंने बताया कि दक्षिणी एशिया और सब जगह तक मतलब ये फैला हुआ है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि एशिया जो है, केंद्रीय एशिया, वो कहाँ तक फैला हुआ है। और इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इस चैप्टर में से आपको ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मतलब रह गया हो कोई भी क्वेश्चन। तो अगर कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो मतलब मैंने इग्नू के हिसाब से आपको, इग्नू के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चैप्टर बनाया है। पर अगर आप किसी और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या किसी और स्ट्रीम से कर रहे हैं तो केंद्रीय एशिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जनरल टॉपिक में भी आता है। इसके और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग लेवल पे जो बन सकते हैं, अगर 12th में अगर आप हैं तो उसके हिसाब से जो है क्वेश्चंस जो है हमने नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, बट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है इस नोट्स की, ऐसे नोट्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें सभी क्वेश्चंस के मतलब केंद्रीय एशिया पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के आंसर्स उसमें दे रखे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई हो, मतलब पूरा चैप्टर समझ में आओ, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।